अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर वेल गाइस। आज जो है अगेन P1 सॉल्व करेंगे। ओ लेवल इकोनॉमिक्स अक्टूबर नवंबर 2025 का ये पेपर है। इट्स वेरिएंट इज वेरिएंट 2। ठीक है, हमारा वाला ये वेरिएंट है। आए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। अब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या कह रहा है हमें। अ गवर्नमेंट वांट्स टू बिल्ड अ न्यू हॉस्पिटल। ठीक है, गवर्नमेंट को एक नया हॉस्पिटल बनाना है। ठीक है, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू प्रिवेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग दिस। ठीक है, पीपल इन द कंट्री कैन नॉट अफोर्ड हेल्थ केयर। इससे जो है वो जाहिर सी बात है, तब तो फिर हॉस्पिटल बनाना चाहिए। कैंसिल हो गया। ठीक है ना। पीपल इन द कंट्री वुड गो अब्रॉड फॉर हेल्थ केयर, तब भी हॉस्पिटल बना लेना चाहिए ताकि मुल्क में ही लोग रहें। ठीक है ना। अ गवर्नमेंट कैन नॉट अग्री हाउ बिग द हॉस्पिटल शुड बी। तो ये भी एक बिल्कुल फजूल सा पॉइंट है कि ये इससे प्रिवेंशन नहीं होगी। ठीक है ना। द गवर्नमेंट डज नॉट हैव इनफ मनी, स्कैर्सिटी ऑफ बजट। ठीक है ना। नया हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा है नहीं उनके पास, तो कैसे हॉस्पिटल बनेगा भाई। तो इसीलिए डी हो गया हमारा आंसर। ठीक है। आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि which term describes the loss of potential benefits to a consumer when making a choice between alternatives. The next best alternative foregone, which is the concept of opportunity cost. बाकी तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। स्कैर्सिटी है नहीं, शॉर्टेज है नहीं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन। वो क्या बता रहा है क्वेश्चन हमें। क्वेश्चन कह रहा है दैट इज 3A। 3A हमसे क्या कहता है। 3A, आई एम सॉरी, 3A नहीं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। अ कंट्री इज प्रोड्यूसिंग एट पॉइंट एक्स। तो ये हो गया हमारा पॉइंट एक्स। ठीक है, हमने इसको मार्क कर लिया सबसे पहले। ये हो गया हमारा पॉइंट एक्स। ठीक है। अच्छा जी। ऑन इट्स पीपीसी विच शोज हाउ इट कैन एलोकेट इट्स प्रोडक्शन बिटवीन कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। ठीक है ना। तो वो क्या करता है, वो एक्स पर ऑपरेट करता है और देख रहा है वो कि भाई वो किस तरीके से अपने रिसोर्स को कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स पे एलोकेट कर रहा है। ठीक है। अब आ गया एक पीरियड ऑफ रिसेशन, तो रिसेशन से ये ना डी पर जाएगा ना ये ए पर जाएगा, ये सीधा आ जाएगा अंदर। ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, रिसेशन से मूवमेंट इनसाइड हो जाएगी, जो कि होगा आपका आंसर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। Which combination gives correct examples of macro and microeconomics? देखो, macroeconomics is the study of whole economy। ठीक है ना। उसने लिख दिया यहाँ पर सी में। तो सी का माइक्रो देखते हैं, स्टडी ऑफ स्पेसिफिक मार्केट, तो कि करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा। डेफिनेशंस पढ़नी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी ऑफ स्पेसिफिक मार्केट्स होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ होल इकोनॉमिक्स होती है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास कम हो गया, कंप्लीट हो गया। ए बी और डी क्यों नहीं होगा। स्टडी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, ये माइक्रो है तो कैंसिल हो गया। स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फर्म, ये भी माइक्रो है तो खत्म हो गया। ठीक है। स्टडी ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, ये भी मैक्रो के से लिंक करता है, तो इसलिए ये भी खत्म हो गया। तो अब आपके पास बचा है सिर्फ सी, तो इसलिए सी आंसर हो जाएगा 4 का। नंबर 5 पे आ जाते हैं। द डायग्राम शोज द सप्लाई एंड डिमांड कर्व्स फॉर गुड द इनिशियल मार्केट इक्विलिब्रियम इज गिवन एट पॉइंट E1। देयर इज अ चेंज इन द मार्केट दैट लीड्स टू द न्यू इक्विलिब्रियम, यानी इसका मतलब ये कि डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। डिमांड बढ़ने का मतलब ये है कि अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो उसकी वजह से तो डिमांड गिरनी चाहिए, क्योंकि लोग मेरा सब्स्टिट्यूट बाय करेंगे। अ डिक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइस, उसकी वजह से सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ नहीं रहा। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, यानी अगर मेरा सब्स्टिट्यूट महंगा हो जाए तो लोग उसको बाय नहीं, मुझे बाय करेंगे, यानी मेरी डिमांड को डी से D1 बढ़ा देंगे। आपके पास आंसर हो गया यहाँ पर, विच इज सी। ठीक है। बाकी सब जो है वो हो जाते हैं रॉन्ग। ठीक है जी। अब आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तुमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 तुमसे कह रहा है द डायग्राम शोज द डिमांड कर्व फॉर अ गुड। ठीक है भाई। What can be concluded about a single downward sloping demand curve? Consumer increase demand when their income rise. Consumer plans to buy less when price rise. अच्छा दी सर, पहला वाला स्टेटमेंट सही है, मगर क्या वो डिमांड से रिलेटेड है। नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड से नहीं। वो तो शिफ्ट इन डिमांड की बात कर रहा है, इसलिए गलत हो गया। ठीक है। अच्छा जी। कंज्यूमर प्लान्स टू बाय लेस व्हेन प्राइस राइज, तो ये बात बिल्कुल सही बैठ रही है। ये आपके पास बेसिक पॉइंट आया।
और ये आपके पास यहाँ पर देख सकते हो, कंज्यूमर टेंड्स टू बाय लेस व्हेन प्राइस राइज, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बी हो जाता है, नंबर सी पढ़ते हैं। फर्म्स प्रोड्यूस लेस एज प्राइस राइज, वो तो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। डिमांड का फिर भी इसमें कोई बात नहीं है डिमांड की। फर्म सेल मोर व्हेन प्राइस राइज, सेल की बात हो रही है, अगेन डिमांड से कनेक्ट करने का बोला, वो सप्लाई की बात नहीं कर रहा। अगला सवाल, व्हेन द प्राइस ऑफ बटर इंक्रीज बाय 10%, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ गया 10, ठीक है। द सप्लाई इंक्रीज बाय 20%, परसेंटेज चेंज इन क्यू एस आ गया 20। जीरो जीरो कट गया, 2/1, आंसर होना चाहिए +2। परसेंटेज चेंज इन quantity supplied divide by percentage change in price, 20 divided by 2 will bring me an answer of 2, okay। Moving forward to the next question, next question क्या कह रहा है, how are economic decisions determined in a market economic system, कैसे इकोनॉमिक डिसीजंस जो है वो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में डिटरमाइन होते हैं, ठीक है। तो भाई मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में जो है वो बाय मिक्सचर ऑफ मार्केट फोर्सेस एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गलत हो गया, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट होता नहीं है मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में। बाय सेंट्रल प्लानर्स, अगेन गलत हो गया। मार्केट इकोनॉमी बाय गवर्नमेंट, अगेन मार्केट इकोनॉमी है। बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो कि मेरा आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर कंप्लीट हो गया। नंबर 9 पे आ जाते हैं। A bridge is built over a river which enables journey times to be reduced. Table shows cost and benefits of building the bridge. 12,000 का प्राइवेट बेनिफिट, 10,000 का प्राइवेट कॉस्ट, 8,000 का एक्सटर्नल बेनिफिट, 5,000 का एक्सटर्नल कॉस्ट। विच कैलकुलेशन रिप्रेजेंट सोशल बेनिफिट्स? सोशल बेनिफिट्स इज इक्वल्स टू प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट। एक्सटर्नल बेनिफिट कितना है? 8,000 है, ये रहा 8 और 3 जीरो लगा दिए, ठीक है। प्राइवेट बेनिफिट कितना है? 12, ये रहा 12 और 3 जीरो लगा दिए, तो ये आ गया सोशल बेनिफिट जो कि है 20K का। तो आपके पास 9 का आंसर बन जाएगा डी, ठीक है। बाकी सारे तो हो नहीं सकते ना, ठीक है। कैलकुलेशन जो बैठ रही है वो यही बैठ रही है। अगला वो कह रहा है, व्हाट इज नॉट अ रोल ऑफ सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक का क्या रोल नहीं होता? टू एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ये सेंट्रल बैंक का रोल होता है, इसलिए गलत आंसर है, ठीक है ना। टू होल्ड डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक, ठीक है, ये तो कमर्शियल बैंक का रोल है। बाकी पढ़ लेते। टू इशू नोट्स एंड कॉइन्स, ये भी सेंट्रल बैंक का रोल होता है, इसलिए आंसर नहीं होगा क्योंकि उसने कहा है नॉट, ठीक है। टू मैनेज गोल्ड रिजर्व्स, ये भी सेंट्रल बैंक का रोल है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तो बचा क्या? बी, बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है? द टेबल shows the proportion of disposable income spent on three different goods by four different households, ठीक है। Which households is likely to have the lowest income? देखो, जिस हाउस होल्ड की इनकम सबसे कम होगी ना, तो उसका सबसे ज्यादा पैसा लग रहा होगा बेसिक नेसेसिटी पे, जो कि है फूड, ठीक है। बाकी दो तो हो नहीं सकते, सबसे क्लोज बी और ए है, ठीक है। अब इसमें भी ए जीत रहा है, ठीक है ना। अच्छा ठीक, ए वाले लोग ज्यादातर पैदल सफर करेंगे तो ट्रांसपोर्ट पे इनका पैसा कम लगेगा। तो देखो ट्रांसपोर्ट पे पैसा कम किसका लग रहा है? ए का। वो हॉलीडे तो कर ही नहीं सकेंगे, बहुत कम चले जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल जू चले गए, छोटा सा ऐसा। इसलिए आपके पास इसका आंसर बन जाएगा ए, ठीक है। बाकी हो नहीं सकता आपके पास। तो 11 हमारा ए आंसर हो गया। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या बोलता है? इन विच ऑक्यूपेशंस डू वेजेस टेंड टू बी लोएस्ट? कौन से ऑक्यूपेशन में वेजेस जो है वो लोएस्ट होंगे? इन दोज वेयर द वर्क इज डेंजरस, भाई डेंजरस है तो वर्कर बोलेंगे ज्यादा पैसे दोगे तो जान का रिस्क लेंगे, वरना नहीं लेंगे, कैंसिल करो। ए नहीं होता। इन दोज वेयर देयर इज एन एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर, एसीसी वालों को कहा जाता है कि देखो काम करना है तो कम पैसे पे करो वरना लाइनें लगी हुई हैं पीछे। बात समझ आई? एक्सेस सप्लाई, ठीक है, ये हो सकता है आंसर। इन दोज वेयर वर्कर्स बिलोंग टू ट्रेड यूनियन, वहां पैसे ज्यादा होंगे क्योंकि ट्रेड यूनियन पावर है। इन दोज वेयर वर्कर नीड लॉन्ग ट्रेनिंग, तब भी न्यूरो सर्जन बनेगा ना, वो तो ज्यादा पैसे कमाएगा। आ जाए एमसीयू नंबर 13। हाउ माइट अ ट्रेड यूनियन इंक्रीज इट्स बार्गेनिंग पावर?
बार्गेनिंग पावर अगर उसको इंक्रीज करनी तो उसके पास ज्यादा लोगों का होना जरूरी है, उसके पास जो है वो किसी भी किस्म की पावर आ जाए, जैसे कि लोग उसके साथ खड़े हों, ठीक है ना। अभी हम पढ़ते हैं बाय एक्सपैंडिंग मार्केट फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है ना। इससे जनरली देखा जाए तो प्रोडक्ट का मार्केट एक्सपैंड करना डिमांड फॉर लेबर को बढ़ाता है, ठीक है ना। ये एम्प्लॉयर के लिए अच्छा है, फेयर इनफ, ठीक है ना। लेकिन यूनियन के लिए कोई बार्गेनिंग पावर नहीं बढ़ा रहा है, ठीक है ना। उसको फिर तो बार्गेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ यूनियन मेंबरशिप। फिर तो लोग रजिस्टर नहीं करेंगे ना एज अ यूनियन मेंबर, तो यूनियन की पावर तो कम हो जाएगी उल्टा, ठीक है ना, यूनियन कमजोर हो जाएगी। देन आता है नंबर सी, बाय रेस्ट्रिक्टिंग द एंट्री ऑफ वर्कर्स टू द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में वर्कर्स की एंट्री रेस्ट्रिक्ट करना ट्रेड यूनियन की बार्गेनिंग पावर को बढ़ाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यूनियन वर्कर की सप्लाई को लिमिट करे, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो कहे भाई लाइसेंसिंग है, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, तो लेबर सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और एम्प्लॉयर्स को फिर जो है वो यूनियन की टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, तो बार्गेनिंग पावर बढ़ गई ना, ठीक है। बाय सपोर्टिंग वेज क्लेम्स इन अदर इंडस्ट्रीज, अब इसका भी कोई ताल्लुक इतना कोई खास है नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए इसको कैंसिल करो। ये क्या बोल रहा है, दूसरी इंडस्ट्री में वेज क्लेम को सपोर्ट कर दे, इससे अपनी बार्गेनिंग पावर कहाँ गई, वो तो नहीं चेंज हो रही। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे, नंबर 14 में, टू बी एबल टू प्रोड्यूस अ कार टायर रबर इज रिक्वायर्ड। अ कार टायर मैन्युफैक्चर, अब आपको देखते ही पता चल गया किस तरीके की इंटीग्रेशन होगी, क्योंकि सारे इंटीग्रेशन की सवाल है। ऑप्शंस है, सॉरी, अ टायर मैन्युफैक्चरर मर्जेस विद अ सप्लायर ऑफ रबर। विच टाइप ऑफ मर्जर इज दिस, वर्टिकल बैकवर्ड या वर्टिकल फॉरवर्ड होगा, तो एट द एंड रह क्या आ गया, वर्टिकल हो गया, वर्टिकल आंसर आपका। बाकी हो नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि टायर मैन्युफैक्चरर और रबर के साथ मिल रहा है वो, तो कॉन्ग्लोमेरेट तो हो नहीं सकती। हॉरिजॉन्टल है नहीं, क्योंकि दो टायर मैन्युफैक्चरर नहीं मिल रहे ना। कार टायर मैन्युफैक्चरर है, कार नहीं, कार टायर मैन्युफैक्चरर, मैंने अभी गलती से कार बोल दिया था, ठीक है। When it produces 100 units, a firm's total variable cost is 30 and its total fixed cost is 2700. What is the average total cost? बेटा, एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। अब आप देखें, 2700 और 300 को प्लस करोगे तो 3000 आ जाएगा, डिवाइड बाय 100 कर दोगे, जीरो 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 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 30, जो क्या आंसर आ गया आपका, ठीक है ना। नंबर 16 पे आ जाते हैं। नंबर 16 क्या कह रहा है, what is likely to be found when there are many small firms in an industry, यानी बहुत सारी small firms इंडस्ट्री में, तो उसका मतलब ये है कि कोई भी दुकान लगा सकता है, there are few barriers to entry and exit, जो कि करेक्ट आंसर हो सकता है। बहुत सारी छोटी छोटी फर्म्स वाली इंडस्ट्रीज में बैरियर्स टू एंट्री होंगे ही नहीं। अगर मार्केट में बहुत सारी छोटी इंडस्ट्रीज आ रही हैं तो उसको कंपेटिटिव मार्केट बोलते हैं, ठीक है ना। तो नई फर्म्स, इसका मतलब ये आसानी से अपने जो है वो फर्म अपनी दुकान को सेटअप कर सकती हैं, ठीक है ना, कोई बैरियर नहीं है, ठीक है। देर इज लिटिल कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन ज्यादा होगा, देर इज हाई एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो फिर ज्यादा स्मॉल फर्म्स आ ही नहीं सकेंगे, वो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे इतना महंगा। वेरी लार्ज कैपिटल कॉस्ट आर नीडेड टू स्टैब्लिश अ फर्म, तो अगेन स्मॉल फर्म्स नहीं आएंगी, तो बचा क्या, ये हो गया आपका आंसर। देन आपके पास आ जाता है नंबर 17। नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है, अ गवर्नमेंट इम्पोजेस अ टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड गुड। इम्पोर्टेड गुड पर गवर्नमेंट ने टैरिफ लगा दी है, ठीक है। व्हाट इज नॉट अ लाइकली रीजन फॉर दिस, क्या है ऐसा पॉइंट जो इसका रीजन नहीं हो, टू बूस्ट डोमेस्टिक आउटपुट, जाहिर सी बात है, टैरिफ लगाया है ताकि इंपोर्टेड प्रोडक्ट महंगे हों और डोमेस्टिक आउटपुट बूस्ट हो, ठीक है ना, क्योंकि लोग फिर शिफ्ट हो जाएंगे ना, एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी, टू इन्फ्लुएंस द कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो जाहिर सी बात है, इसीलिए तो किया है ये काम, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हो जाए, ठीक है। टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही है, प्रोटेक्ट करेगी डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट। डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो डोमेस्टिक फर्म्स ज्यादा प्रोड्यूस करेंगी तो ज्यादा वर्कर्स को हायर करेंगे। टू रिड्यूस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम कंट्री, अब मुझे एक बात बताओ, एक्सपोर्ट्स को कम करने के लिए कोई टैरिफ लगाता है क्या, इंपोर्ट को कम करने के लिए लगाता है भाई। जनरली टैरिफ जो है वो इंपोर्टेड गुड्स पे लगाए जाते हैं, ठीक है ना, ये दूसरे जो मुल्कों के एक्सपोर्ट्स होते हैं ना, ठीक है ना, उन दूसरे मुल्कों के एक्सपोर्ट्स कहा है मैंने, उनको असर करता है, आपके मुल्क के एक्सपोर्ट्स को इम्पैक्ट नहीं करता ये, ठीक है।
तो अपनी एक्सपोर्ट्स को रिड्यूस करना पॉलिसी का जो है वो एम तो हो ही नहीं सकता, राइट? तो इसीलिए यही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। A government collects the following revenue in a year. ठीक है, टैक्स ऑन गुड्स 30 million, taxes on income 500 million, taxes on services 20 million, custom and excise duties। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब ये आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ऐसा टैक्स which is paid indirectly by the taxpayer to the government, a tax on goods and services। ठीक है, तो ये तो बड़ा आसान हो गया आपके लिए ना, ये तो बड़ा ही आसान हो गया। 30 और 20, ठीक है, ये हो जाएगा कैंसिल। सर अब ये क्या है, जो 50 है ये क्या है? देखो बेटा, कस्टम और एक्साइज ड्यूटीज लगती किस पर है? गुड्स पे ही लगती है ना। तो आपने इसको भी ऐड कर देना है। जो टैक्स गुड और सर्विस पे लगेगा वो इनडायरेक्ट होगा, जैसे कि 30 + 20 + 50 इज इक्वल टू 100। तो इसीलिए आपके पास स्ट्रेट आंसर बन जाएगा सी। कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं इसमें। Which policy measure would be classified as fiscal policy? Fiscal policy is the use of taxes and government expenditure। अब बता दो क्या है आंसर। सोचने की जरूरत ही नहीं है, डेफिनेशन पढ़ी है मैंने बस। चेंजेस इन टैक्सेस रेट्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बाकी तो ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, ये मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। चेंजेस इन लेबर मार्केट पॉलिसीज, ये सप्लाई साइड पॉलिसी है, ठीक है ना। चेंजेस इन एक्सचेंज रेट, ये भी आपके पास जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी से लिंक्ड है और सप्लाई साइड से भी लिंक्ड हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए गलत होगा। नंबर 20 पे आ जाते हैं। नंबर 20 क्या कह रहा है? व्हाट इज मोस्ट लाइकली रिजल्ट ऑफ अ फॉल इन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा, तो ये है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अ फॉल इन इन्फ्लेशन, इससे इन्फ्लेशन तो उल्टा बढ़ेगा ना, क्योंकि एडी बढ़ जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इससे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेंगी, ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। राइज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग, यस, क्योंकि इंटरेस्ट गिरेगा तो लोग सेव नहीं करेंगे, स्पेंड करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे, जो कि सी आंसर पॉसिबल हो सकता है और डी नहीं हो सकता, क्योंकि राइज इन सेविंग्स तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि मिल नहीं रहा ना पैसा, इंटरेस्ट का पैसा कम हो गया। Why does a supply side policy increase? What does a successful supply side policy, I'm sorry मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। What does a supply side policy increase in an economy? ठीक है, क्या चीज है जो सप्लाई साइड पॉलिसी इंक्रीज करता है इकोनॉमी में, और वो सक्सेसफुल सप्लाई साइड पॉलिसी, ठीक है। लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, भाई सप्लाई साइड पॉलिसी से तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, बढ़ती नहीं है, ये इंक्रीज बोल रहा है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, यानी पीपीसी को आउटवर्ड शिफ्ट करना हो सकता है, ठीक है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन, सप्लाई साइड पॉलिसी गिराता है, क्योंकि वो देखो ना यार, एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाता है ना, तो प्राइस क्या हो रही, गिर रही, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन गिरेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिराएंगे तो ही तो सप्लाई साइड पॉलिसी अमल में आएगी। इसलिए आपके पास डी भी हो गया गलत, तो बचा क्या? बच गया आपके पास बी। नेक्स्ट नंबर 22। इन वन पर्टिकुलर ईयर South Sudan's population growth was 1.3%, while GDP growth was 2%. What is most likely consequence of this? ठीक है ना, ये कह रहा है कि भाई इससे क्या होगा कॉन्सिक्वेंस। देखो कॉन्सिक्वेंस, फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है, ठीक है। जीडीपी पर कैपिटा विल इंक्रीज होना चाहिए था, मैंने इंक्रीज ही पढ़ा, लेकिन ये लिखा हुआ डिक्रीज है, तो इसलिए गलत हो गया, ठीक है ना। रेट ऑफ इन्फ्लेशन विल डिक्रीज, रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो पैसा ज्यादा आएगा, तो खर्चा भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो आपके पास ए और बी हो गया गलत। दूसरी चीज ये कि यार जब पैसा ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, क्योंकि पॉसिबल आंसर हो सकता है। और अनएम्प्लॉयमेंट का भी इस डेटा से देखा जाए तो कनेक्शन है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि जीडीपी बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होनी चाहिए, यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए, तो इसलिए गलत हो गया। तो अब आपके पास बचा क्या? सी बच गया। आगे बढ़ते हैं। What are the most correct definitions of unemployment and employment relative to the number of people of working age? ये क्या कह रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन, अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन
Those who want a job but cannot get one at the current wage rate. Those who want a job but cannot get one at a current wage rate. तो ये दोनों सही हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट। दोज हु आर नॉट इन फुल टाइम एजुकेशन, दोज हु हैव अ जॉब एट द करंट वेज रेट। तो एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन ये बन गई और अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन ये बन गई। तो आपका आंसर हो गया बी। सी और डी तो हो नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि वो कह रहा है दोज विदाउट अ जॉब, वो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन नहीं होती वो कि दोज विदाउट अ जॉब, ठीक है ना। फिर अगर सी में देखें, दोज हु आर नॉट इन फुल टाइम एजुकेशन, वो एम्प्लॉयड थोड़ी ना होंगे, जरूरी तो नहीं है। दोज हु हैव अ जॉब एट अ करंट वेज रेट, तो भाई ये एट द एंड ये डेफिनेशंस दोनों गलत हैं, ठीक है ना। जिसमें यहाँ पर ये सही थी तो ये गलत थी, यहाँ पर ये दोनों गलत है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट दोज हु आर विलिंग टू फाइंड अ जॉब बट आर अनेबल टू गेट इट एट अ करंट वेज रेट, ठीक है। तो इसलिए आपके पास बी आंसर हो जाएगा 23 का। 24 पे आ जाते हैं। 24 क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, जूम आउट करूँ। द ग्राफ शोज चेंजेस इन द एवरेज प्राइस लेवल। व्हाट व्हेन डिड द कंट्री एक्सपीरियंस डिफ्लेशन। सिंपल है, बड़ा आसान है, ये डिफ्लेशन का एरिया होगा ना, ठीक है। तो अब बताएं डिफ्लेशन कहाँ आया है, सिंपल सी बात है। आ, ये है 4 और 5, ठीक है। तो ईयर 4 यहाँ शुरू हुआ, लेकिन ये यहाँ ईयर 2 बोला, कैंसिल करो, ये तो हो नहीं सकते क्योंकि 4 और 5 सिर्फ डी में, तो इसलिए डी आंसर हो जाएगा आपका। बाकी ऑप्शन हो नहीं सकते, ठीक है बेटा। नंबर 24 के बाद नंबर 25 आएगा। इन मेनी हाई इनकम इकोनॉमीज इंक्रीजिंग इनकम इनक्वालिटी हैज लेड टू ग्रेटर लेवल्स ऑफ पॉवर्टी, यानी इनकम इनक्वालिटी की वजह से ग्रेटर लेवल्स ऑफ पॉवर्टी आ गया मुल्कों में, ठीक है। विच कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज वुड एम टू रिड्यूस इनकम इनक्वालिटी, ठीक है। इनकम इनक्वालिटी को कम करना है, पहला वो बोल रहा है आपको डिक्रीज कॉर्पोरेशन टैक्स। अगर कॉर्पोरेशन टैक्स डिक्रीज कर देंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा कम आएगा, तो कम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा, तो इसका मतलब तो इनकम इनक्वालिटी बढ़ेगी, कैंसिल कर दो। दूसरा, सप्लाई साइड को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ए हो गया हमारा कैंसिल, ठीक है ना। इंक्रीज इनकम टैक्स बिल्कुल हो सकता है, इनकम टैक्स बढ़ा दो तो अमीरों से पैसा गरीबों तक जा सकेगा। लेकिन इसका सप्लाई साइड पॉलिसी इंपैक्ट में वो कह रहा है रिड्यूस द पावर ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का पावर अगर कम हो जाएगा तो उसकी वजह से लो पेड वर्कर्स को जॉब से निकाल दिया जाएगा। बात समझ आई, क्योंकि उनके पास तो ताकत कम है, पैसा कम है, इसलिए कैंसिल हो गया। तो इसलिए आपके पास बी भी ऑप्शन गलत हो गया। अब आता है आपके पास ऑप्शन नंबर सी। जायदाद की ट्रांसफर का टैक्स बढ़ा दो, अमीरों से पैसा आएगा। इंक्रीज द नेशनल मिनिमम वेज, गरीबों को फायदा मिल रहा है सप्लाई साइड से, पॉसिबल आंसर हो सकता है, जो कि करेक्ट है दोनों केस में। इंक्रीज सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स बढ़ाओगे तो ये रिग्रेसिव होता है, इससे अमीर को भी उतना ही टैक्स देना पड़ रहा है चाय के कप पे, और गरीब को भी चाय के कप पे उतना ही देना पड़ रहा है। तो नुकसान है ना गरीब का, उसकी जेब से ज्यादा पैसे जा रहे हैं, तो इनकम इनक्वालिटी बढ़ेगी, कम नहीं होगी, इसलिए डी हो गया गलत। नंबर 26 पे आ जाओ बेटा। नंबर 26 कह रहा है कंट्री हैज अ फॉलिंग बर्थ रेट एंड अ राइजिंग डेथ रेट व्हाइल एन इंक्रीज in number of its working age adults who are seeking employment abroad. How is this likely to affect the numbers in different age groups in country? देखो बर्थ रेट क्या हो रहा है, गिर रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो लोग अंडर 16 है वो गिरेंगे। ए और बी में से कोई एक आंसर होगा, बाकी होगा गलत। डेथ रेट बढ़ रहा है, डेथ रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो 60 से ऊपर के लोग हैं वो भी कम हो जाएंगे, तो बचा क्या, खत्म। बी भी कैंसिल आउट हो गया, तो अब आपके पास ए हो गया ना आंसर भाई। ए आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपके पास रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मोर ओवर, जो 16 से 60 से दरमियान के जो लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए, तो उनकी भी तादाद मुल्क में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए ए आंसर हो गया आपका। आज और नंबर 27 पे आ जाते हैं। व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन, ठीक है। चॉइसेस लिमिटेड, चॉइस लिमिटेड नहीं होती, चॉइस बढ़ती है क्योंकि आप फ्री ट्रेड का पार्ट है, ठीक है। कंट्रीज बिकम ओवर डिपेंडेंट, ये तो नुकसान है, इसने एडवांटेज पूछा। रिसोर्स आर मोर एफिशिएंटली यूज, स्पेशलाइजेशन में आप अपने रिसोर्स को बेस्ट तरीके से यूज करते, दैट इज फैक्टर इंडोमेंट, करेक्ट हो गया। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर डिक्रीज्ड,
ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है उसके बारे में तो बताया नहीं गया हमें, तो हमें कुछ पता नहीं। नेक्स्ट नंबर 28, एन इकोनॉमी रेजेस इट्स टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, ठीक है। इम्पोर्टेड गुड्स पे वो क्या कर रहा है, टैरिफ को बढ़ा रहा है, सही है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली रिजल्ट, जब वो टैरिफ को इंक्रीज कर रहा है ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, तो उसका मोस्ट लाइकली रिजल्ट क्या होगा, अ फॉल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। भाई टैरिफ बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी क्योंकि इनलास्टिक प्रोडक्ट्स आएंगे, महंगे आएंगे ना, ठीक है ना। इंक्रीज इन कंज्यूमर चॉइस, कंज्यूमर की चॉइस तो कम हो जाएगी, घट जाएगी ना, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। फिर एन इंक्रीज इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जब टैरिफ बढ़ेंगे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर तो वो महंगे होंगे और लोग ट्रांसफर होंगे डोमेस्टिक गुड्स पे, तो डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी जिससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो सी आंसर हो सकता है हमारा। टी देख लेते हैं, करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट मूव्स इनटू डेफिसिट, नहीं टैरिफ तो वो सरप्लस की तरफ जा रहा होगा या डेफिसिट कम होगा, तो सी हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। आ जाए नंबर 29 पे, which combination of changes in export revenue and import expenditure is most likely to cause a country's exchange rate to depreciate। सिंपल सी बात है, डेप्रिशिएट करना है वैल्यू को, तो एक्सपोर्ट्स को गिराओ, एक्सपोर्ट्स गिरेंगे तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी गिरेगा, ए या बी, बाकी हो गया गलत। इंपोर्ट्स को आप जो है वो बढ़ाओगे तो उसका मतलब इंपोर्ट एक्सपेंडिचर बढ़ाओ, जो कि ये हो गया, तो इसलिए आपके पास आंसर हो जाएगा बी। एक्सपोर्ट्स गिरेंगे, डिमांड ऑफ रुपीज गिरेगी, ठीक है, तो करेंसी डेप्रिशिएट होगी। इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, सप्लाई ऑफ रुपीज बढ़ेगी, करेंसी अगेन डेप्रिशिएट हो जाएगी। डिमांड ऑफ रुपीज गिरेगी बिकॉज पीपल आर बाइंग लेस ऑफ आवर गुड्स, वी आर बाइंग मोर ऑफ अदर गुड्स, तो सप्लाई ऑफ रुपीज जो है वो बढ़ जाएगी। दोनों चीजों से कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू है वो गिरेगी। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे गाइस, ठीक है। A government wishes to reduce the deficit on the current account of the balance of payments. What, which policy should it adopt? क्या करना है, करंट अकाउंट का डेफिसिट कम करना है। इंक्रीज सब्सिडीज ऑन एक्सपोर्ट्स, पॉसिबल आंसर हो सकता है, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे डेफिसिट कम हो जाएगा। इंक्रीज टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट्स, नहीं, उससे तो एक्सपोर्ट महंगे होंगे, डेफिसिट और बढ़ जाएगा। रिमूव एन एम्बार्गो ऑन इम्पोर्ट्स, इससे भी डेफिसिट बढ़ेगा क्योंकि फिर इम्पोर्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। रिमूव टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट्स, इससे भी डेफिसिट बढ़ेगा क्योंकि इम्पोर्ट्स सस्ते हो जाएंगे। तो आपके पास आंसर हो गया ए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।